जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग पीवाईक्यू का क्लास नंबर 31 करने वाले हैं, तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें क्या बोला है मेरे साथी? इसमें बोला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? हमसे पूछा जा रहा है कि एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है। तो बताइए मेरे साथी कितनी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 8। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना क्षेत्रीय कार्यालय? 4। अब ये चारों क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में है तो हम लोग इस शहर का नाम भी जान लेंगे, क्योंकि अगर परीक्षा में अगर इन शहरों से संबंधित अगर प्रश्न भी आ जाए तो हम लोग आसानी से बना ले, हमसे क्वेश्चन मिस ना हो। तो आइए मेरे साथी, फर्स्ट में कहाँ है? तो फर्स्ट में है जयपुर। सेकेंड में कहाँ है? तो सेकेंड में है मेरे साथी बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर। थर्ड में कहाँ पे है? तो मेरे साथी थर्ड में है ये कहाँ पे बताइए। तो थर्ड में है भुवनेश्वर में। थर्ड में हो गया भुवनेश्वर। और फोर्थ में कहाँ है मेरे साथी? तो फोर्थ में है ये भोपाल। ठीक है, तो सभी साथी चारों शहर का नाम भी जान लिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर परीक्षा में एनसीटी का फुल फॉर्म पूछ दे तो हम लोग क्या जवाब देंगे। तो हम लोग जरा सा उसका भी फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेरे साथी एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होगा मेरे साथी? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो सभी साथी को समझ में आ गया होगा। तो बताइए मेरे साथी, कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। आइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। यदि बच्चों में अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है। क्या बोला जा रहा है? यदि बच्चों में अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह, बताइए शिक्षक को चाहिए कि वह मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, बी में है उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे, सी में है वाद विवाद का पर्याप्त अवसर दे, डी में है उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतर व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतर व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे। ठीक है, सी में बोला है वाद विवाद का पर्याप्त अवसर दे। तो देखिए हमको आर्ट ऑफ टीचिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन तलाशना होता है। फिर सी बी में क्या बोला था? उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे। क्या बोला है? उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। तो हमको सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन कौन जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे साथी बोला है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। बताइए वो कौन? नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है टैगोर, सी में है अरविंदो और डी में है मेरे साथी विवेकानंद। बताइए उन विचारक का नाम बताइए। तो वो कौन है? विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ध्यानपूर्वक क्या बोला है। तो मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है मानव व्यवहार का विकास डैश पर निर्भर करता है। बताइए मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में है परिवार, बी में है परिवेश, सी में है परिवार और परिवेश और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। मानव व्यवहार का विकास डैश पर निर्भर करता है। तो मानव व्यवहार का विकास परिवार और परिवेश
पर निर्भर करता है। बताइए कोई भी साथी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया? हमसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कोठारी आयोग द्वारा कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है, उसको छाटिए, उसको बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तो मेरे साथी कोठारी आयोग ये चीज का अनुशंसा करते हैं, तो ये बात सही हो जाएगा। बी में बोला है पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो। ये भी बात वो अपने जो भी रिपोर्ट बना है उसमें वो मेंशन किए थे, इसकी भी वो अपने रिपोर्ट में अनुशंसा किए थे, तो ये भी बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी में बोले विषय विभाजन कक्ष 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। ये भी बात सही बोले हैं। फिर उसके बाद डी में क्या है? 50% माध्यमिक विद्यालय को व्यवसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। ये बात नहीं बोले हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमको नहीं तलाशना है, तो नहीं कहाँ मिल गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें क्या बोला? निम्नलिखित में से मेरे साथी कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बताइए मेरे साथी, इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो मेरे साथी ज्ञान तो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, तर्क शक्ति भी क्या करेगा? हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, क्योंकि बच्चा सबकी बात को सुनेगा, फिर अपनी विचार करेगा उन बातों पर, और फिर उसमें तक क्या करेगा? उन सभी बातों पे तर्क करेगा कि कौन बात सही है कौन बात गलत है। तो ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर भाषिक कुशलता, बच्चा एक दूसरे के माध्यम से भाषा की उपयोग होता है, उसमें क्या होगा? वो कुशल हो जाएगा, तो ये बात सही है। फिर डी बोला इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें तो सभी बात भाषा के संबंध में विकास में सही दिया गया है, ठीक है मेरे साथी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ध्यानपूर्वक क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला है इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है? बताइए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है? बताइए। अब आंतरिक कारकों में से हमसे पूछ रहा है, तो कौन नहीं होगा? तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखिए। में बोला है बुद्धि, बी में बोला है वंशानुगत कारक, सी में बोला है भौतिक वातावरण, और डी में बोला है शारीरिक कारक। तो मेरे साथी आंतरिक कारण में शारीरिक कारक हो जाएंगे, वंशानुगत कारक हो जाएंगे, बुद्धि भी हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब हमारे आंतरिक कारक है। अब हमसे आंतरिक कारक नहीं है उसके बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा? भौतिक वातावरण, ये हमारा आंतरिक कारण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है? कक्षा में तिरस्कृत बालक, क्या है मेरे साथी? कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। बताइए, जो बच्चा क्लासरूम में तिरस्कार किया जाएगा, मान लीजिए कि आप ही किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और किसी बालक का आप तिरस्कार कर देंगे, तो उस बालक का व्यवहार क्या होगा वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है उदासीन, बी में है उत्साहित, सी में है क्रोधित, और डी में है नकारात्मक। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे साथी? उस बालक का व्यवहार होगा उदासीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे साथी क्या बोला है? ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। बताइए, ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है मेरे साथी? ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मानव की प्रकृति का अध्ययन, बी में है मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, सी में है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, और डी में है बाल विकास का अध्ययन। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? ज्ञान मीमांसा का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे साथ देखिए क्या बोला है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में लोग हमारे साथी अक्सर गलती कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? महायान के अनुसार। तो सबसे पहले समझेंगे कि मेरे साथी महायान है क्या। तो मेरे साथी बौद्ध धर्म को 2 पार्ट बांटा गया है। बौद्ध धर्म को क्या किया गया है? बौद्ध धर्म को 2 पार्ट में बांटा गया है। इसमें से एक क्या है? एक है मेरे साथी महायान, और एक क्या है? हीनयान। तो इसमें एक क्या है? 2 पार्ट में बांटा गया है। तो एक है हमारा हीनयान,
और दूसरा क्या है मेरे साथी, महायान। ठीक है, एक है हमारा हीनयान और दूसरा है महायान। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महायान के अनुसार कौन सा कथन सही है, हमको वो तलाशना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में बोला है गौतम बुद्ध महापुरुष है, ईश्वर नहीं। तो देखिए मेरे साथी, गौतम बुद्ध महापुरुष है, ईश्वर नहीं, ये चीज कौन मानता है, तो ये चीज मानता है हीनयान में। हीनयान में चीज माना गया है कि गौतम बुद्ध महापुरुष है, ईश्वर नहीं। महायान में क्या माना गया है, महायान में माना गया है कि गौतम बुद्ध क्या है, ईश्वर है। गौतम बुद्ध मेरे साथी ईश्वर है, तो इसके अनुसार ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर बी में क्या बोला है, अधिकतम मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है। मेरे साथी ये बात महायान के अकॉर्डिंग एकदम सही बोला गया है। क्या बोला गया है कि अधिकतम मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है, ये बात सही बोला गया है। फिर सी भी देख लेते हैं, सी में बोला है हर मनुष्य को निर्वाण मार्ग अकेले ही ढूंढना होता है। तो ये बोला गया है मेरे साथी हीनयान के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बोला गया है, ये बोला गया है हीनयान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सभी साथी को समझ में आया, सभी साथी को समझ में आया कि हीनयान और महायान क्या है। तो ये बौद्ध धर्म को दो पार्ट में बांटा गया, जिसको ये फर्स्ट को बोलते हैं हीनयान और दूसरा को बोलते हैं महायान। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था महायान के अनुसार, तो महायान के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथियों, बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कोई डाउट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए मेरे साथी क्या बोला है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बताइए बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जन्म से, बी में है बाल्यावस्था से, सी में है किशोरावस्था से और डी में मेरे साथी प्रौढ़ावस्था से। बताइए इस क्वेश्चन में मेरे साथी किसी भी साथी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बहुत ही बेसिक सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा, जन्म से। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे साथी देखिए क्या बोला है, सामाजिक विकास का सिद्धांत। बताइए सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, बताइए मेरे साथी क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए में है विलियम जेम्स, बी में है मारिया मोंटेसरी, सी में है वाइगोस्की और डी में है जॉन डीवी। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा लेव वाइगोस्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा डाउट, क्योंकि लेव वाइगोस्की साहब ही सामाजिक विकास का सिद्धांत देने का काम किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। कक्षा शिक्षण डैश होना चाहिए। बताइए मेरे साथी कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है बाल केंद्रित, बी में है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सी में है शिक्षक केंद्रित और डी में है गृह कार्य केंद्रित। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए मेरे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला है एनसीएफ 2005 का तात्पर्य है। बताइए मेरे साथी एनसीएफ 2005 का क्या तात्पर्य है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए में है नाटो कंपोजिट कोर्स 2005, बी में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल 2005, सी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और डी में नेशनल कल्चरल फाउंडेशन 2005। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। हमसे पूछ रहा है एनसीएफ 2005 का तात्पर्य, मतलब एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो क्या होगा मेरे साथी, तो ये हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए ध्यानपूर्वक, इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत में नहीं है। हमसे क्वेश्चन में बोला है मेरे साथी कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है। कौन 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत में नहीं है, तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये तो है मेरे साथी, एनसीएफ 2005 के जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं उसमें तो ये शामिल है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बी में पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, ये भी बात सही है। सी में है परीक्षाओं को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी बात सही बोला है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब ये तीनों जब दिया गया है तो फिर क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं तलाशना है तो इसमें तो सब है, नहीं कोई नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर डी जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इसमें क्या बोला है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है उसे डैश कहते हैं। बताइए मेरे साथी, जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में है कोड मिश्रण, बी में है शब्द मिश्रण, सी में है अंतर्नता और डी में है द्वैतता। बताइए इसको क्या कहेंगे? तो मेरे साथ इसको कहेंगे कोड मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला है, खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है। क्या बोला है? खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है। यह कथन क्या दर्शाता है? बताइए मेरे साथी। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है या कहा जाए कि खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है, तो ये कथन क्या दर्शाएगा? सभी साथी ऑप्शन में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए में सत्य, बी में सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है, सी में लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, डी में काफी हद तक सही है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए मेरे साथी क्या बोला जा रहा है। इसमें बोल रहा है इनमें से कौन व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? बताइए मेरे साथी, इन चारों ऑप्शन में से कौन व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है परीक्षण विधि, बी में है उपलब्धि विधि, सी में है वृद्धि परीक्षण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधि तो इन तीनों है। आप परीक्षण विधि से भी बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, जान सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण से भी जान सकते हैं, परख सकते हैं, समझ सकते हैं। वृद्धि परीक्षण से भी आप लोग इसकी जांच कर सकते हैं। तो इसमें से बताइए तीनों है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा? कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? बताइए मेरे साथी। आप एक क्लासरूम में टीचर है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि उसमें बच्चा बहुत ज्यादा शोरगुल कर रहा है, तो आप उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे? वही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। क्या बोला है कि शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? बताइए मेरे साथी, संप्रेषण की पद्धति सबसे अच्छी कौन होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में है ऊंची आवाज में चिल्लाना। क्या आप क्लासरूम में बच्चा पर खूब ऊंचा आवाज में चिल्लाएंगे उसको शांत कराने के लिए? बी में डंडे का भय दिखाना। क्या आप उसको डंडा दिखा के मारने का भय दिखाएंगे? फिर सी में शोरगुल के बीच शिक्षण जारी रखना। बच्चा खूब अपना हल्ला गुल्ला कर रहा है, शोरगुल कर रहा है और अपना आप काम करते जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जब बच्चा को रुचि नहीं रहेगा, जब बच्चा आप पर ध्यान केंद्रित ही नहीं करेगा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलेगा, कोई उसका मतलब निकलेगा? आपको बहुत अच्छा चीज पढ़ा दीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट की बात बता दीजिए और बच्चा का ध्यान ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शोरगुल के बीच शिक्षण जारी रखना, ही तो क्या होगा? एकदम गलत हो जाएगा। फिर शांत रहकर विद्यार्थी की तरफ देखना, ये क्या है? एकदम एग्जैक्ट आंसर है। बच्चा जब शोरगुल करे, अब जब कक्षा को नियंत्रित करना है तो क्या करना है? आप चुपचाप क्लास में शांत हो जाइए और बच्चा की तरफ देखिए, एकदम क्लासरूम अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा, कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। बताइए विचार संप्रेषण को कैसा बनाएंगे? बहुत लोग मान लीजिए कि कोई कठिन वाक्य बोल रहा है और नकारात्मक भाषा बोल रहा है, तो विचार संप्रेषण किस तरीके का बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर मेरे साथ ए में है असरदार, बी में है निष्प्रभावी, सी में है सामान्य और डी में है कठिन। बताइए मेरे साथी किस प्रकार का वो संप्रेषण बनेगा? तो ये बनेगा निष्प्रभावी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब आप कठिन वाक्य यूज करेंगे तो सामने वाला को समझ में नहीं आएगा। जब आप नकारात्मक भाषा विचार बोलेंगे तो सामने वाला भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा, तो क्या हो जाएगा? वो निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए मेरे साथी। इसमें बोला है मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमको इसका गलत कथन तलाशना है, असत्य कथन तलाशना है। तो आइए मेरे साथी तलाशिए। ये में बोला है मन में बिना उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं। एकदम राइट बात बोला जा रहा है। बी में बोल रहा है यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। एकदम सही बात बोल रहा है।
सी में बोल रहा है फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, ये बात गलत है। फुसफुसाते हुए पढ़ना मौन पठन के अंतर्गत नहीं आएगा। डी में क्या है, सार्वजनिक स्थलों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है, एकदम बात सही बोला जा रहा है मेरे साथी। अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और आप अखबार भी पढ़ रहे हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, आप मौन पठन कर रहे हैं तो किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और आप अगर फुसफुसा के ही पढ़ेंगे या थोड़ा सा आवाज निकाल के ही पढ़ेंगे तो दूसरे को डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो ये सबसे श्रेष्ठ पठन माना जाता है। तो ये बात सही बोला है और हमको तलाशना है गलत। तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, ये फुसफुसाते हुए पढ़ना मौन पठन में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सृजनात्मक का जनक, सृजनात्मक का जनक कौन है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ई पाल टोरांस, बी में है फ्रांसिस बेकन, सी में है BF स्किनर और डी में है रॉबर्ट रेक्स। बताइए मेरे साथी सृजनात्मक का जनक कौन होगा। तो ये हो जाएंगे ई पॉल टोरांस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कब इसका खोज किए थे बताइए। सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सृजनात्मक का जनक जो ई पॉल टोरांस है, इसका प्रतिपादन कब किए थे, कौन से ईस्वी में किए थे। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। बताइए निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। बताइए मेरे साथी, बताइए किस आयोग ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है कोठारी आयोग, बी में है हंटर आयोग, सी में है प्रोफेसर यशपाल समिति और डी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हंटर आयोग ने ही सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव देने का काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए मेरे साथ क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइए मेरे साथी निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हंटर आयोग, बी में है सार्जेंट आयोग, सी में है वुड्स डिस्पैच और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई डाउट तो आप लोग बेशक क्वेश्चन नंबर को मेंशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोला जा रहा है, किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की। बताइए किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बौद्ध दर्शन, बी में है जैन दर्शन, सी में है वैदिक दर्शन और डी में मेरे साथ इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी जो आप देख रहे हैं मॉनिटर पद्धति, इन तीनों में से किसी ने विकसित नहीं की है, किसी ने यह पद्धति देने का काम नहीं किया है। तो आखिर किसने दिया है। तो मेरे साथी ये मॉनिटर पद्धति जो आप देख रहे हैं विकसित करने का काम, तो ये किया है इस्लामिक दर्शन। ये कौन किया है, ये किया है मेरे साथी इस्लामिक दर्शन। कौन किया है, इस्लामिक दर्शन मॉनिटर पद्धति देने का काम किया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मेरे साथी हम लोग अब चले क्वेश्चन नंबर 26 पे। आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, इसमें मेरे साथी बोला जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व किया जाता है। बताइए उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व क्या किया जाता है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निदानात्मक परीक्षण, बी में है निबंधात्मक परीक्षण, सी में है शैक्षिक परीक्षण और डी में है टोली शिक्षण। बताइए मेरे साथी उपचारात्मक शिक्षण करने से पहले क्या किया जाता है, किस तरीके का परीक्षण लिया जाता है। तो वो लिया जाता है निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे साथी। कोई भी साथी को थोड़ा सा जरा सा कहीं भी कोई डाउट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। बताइए मेरे साथी सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक वातावरण का निर्माण, बी में सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सी में सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन
और डी में है उपयुक्त सभी। बताइए। तो मेरे साथी सामाजिक वातावरण का निर्माण, एकदम बात सही है। बी में सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, ये भी बात एकदम सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सी में बोल रहा है सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, ये भी बात सही है। तो शिक्षक का उत्तरदायित्व के रूप में, एक सामाजिकरण के रूप में ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तो आइए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या बोला जा रहा है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी मेरे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है कोलकाता और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कोलकाता में की गई थी। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलकाता। ठीक है, चलिए हम लोग आइए मेरे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आज के क्लास का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है, इनमें से कौन सी रणनीति पाठ के परिचय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए मेरे साथी चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट रणनीति कौन है जो पाठ के परिचय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है व्याख्यान, बी में है प्रश्नोत्तर, सी में है विवरण और डी में है मेरे साथी प्रदर्शन। तो बताइए व्याख्यान विधि को हम लोग क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि को क्या कहते हैं कि ये बहुत ऊपर क्लास के बच्चों के साथ दिया जाता है। मान लीजिए कि जब बच्चा 10th पास कर जाता है, जब कक्षाओं में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा हो तो वहां पे व्याख्यान विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि हम लोग किसी भी क्लास में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है। और प्रश्नोत्तर विधि में हम लोग बताइए पाठ के परिचय को बहुत अच्छे ढंग से भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और विवरण मतलब क्या होता है, हम लोग सिर्फ बच्चों को पाठ का विवरण दे देंगे, फिर भी उसके माध्यम से बच्चा बेहतर समझ नहीं पाएगा जब तक कि हम लोग उसको प्रदर्शन के माध्यम से न समझाए, मॉडलिंग या डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उसको न समझाए। मान लीजिए कि आप बच्चा को पर्यावरण के बारे में आप बता रहे हैं या पर्यावरण के किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और आप उसके सजीव चीजों के एग्जाम्पल से समझाएंगे या उसके प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को बताएंगे तो बच्चा का वहां पे बेहतर समझ बनेगा मेरे साथियों। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रदर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या बोलेंगे मेरे साथी? मॉडलिंग या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 30 देखेंगे। तो मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या बोला जा रहा है, ब्लूप्रिंट आधारशिला है। बताइए ब्लूप्रिंट मेरे साथी क्या चीज का आधारशिला है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रश्न पत्र की, बी में है शिक्षण की, सी में है विद्यालय की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी ब्लूप्रिंट आधारशिला है प्रश्न पत्र की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्लूप्रिंट आधारशिला है प्रश्न पत्र की। तो बताइए मेरे साथियों सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सभी साथी उससे पहले कमेंट में बताइए कि उनका 30 में कितना सही स्कोर आ रहा है। ठीक है मेरे साथियों, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।